रहे ना रहे हम महका करेंगे, जैसे हजारों खूबसूरत गीत गाने वाली सुर सम्राज्ञी भारतीय सिनेमा की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 8:12 में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में निधन हो गया। उनको शत शत नमन। मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो एक महान, लोकप्रिय और बेहतरीन शख्सियत की धनी थी। उनकी शख्सियत को देखकर मशहूर गीतकार निर्देशक गुलजार की कही एक बात याद आती है कि लता सिर्फ एक गायिका नहीं, वह हर हिंदुस्तानी की रोजमर्रा के जीने का हिस्सा बन चुकी है और यही लता की आवाज़ की खूबी रही है। चाहे फिर आप संगीत की बारीकियां समझने वालों में से हों या फिर एक समान संगीत प्रेमी। हेलो फ्रेंड्स, उन्हीं के से जुड़ी हुई कुछ अनछुए और अनकई पहलुओं को मैं लाया हूँ जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। जैसे पहला पड़ाव में मैं उनके जन्म, उनके पिता और परिवार के किस्से की बात करूंगा। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्म लेने वाली लता मंगेशकर का बचपन का नाम हेमा रखा गया था। उनके पिता दीनानाथ गायक थे और मराठी ड्रामा में कंपनी चलाते थे। नाटक भाव बंधन में लतिका नाम के किरदार से दीनानाथ इतने प्रभावित हुए कि अपनी बेटी का नाम बदलकर लता मंगेशकर रख दिया और वो आज वही लता मंगेशकर नाम से मशहूर है। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लता मंगेशकर अपनी जिंदगी में बहुत कम दिन स्कूल गई। कहने के लिए वो सिर्फ 2 ही दिन स्कूल गई थी। बाकी संगीत की सारी दीक्षा घर पर ही, पिता ने अलग अलग भाषाएं में उन्होंने घर पर ही सीखी। लता दीदी की अगर बात करते हैं सेकंड पड़ाव में, तो उनकी इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई और उनका स्ट्रगल कैसे हुआ। तो जैसे बात करते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लता दीदी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए सिर्फ 25 रुपये मिले थे। यही उनकी गाने की पहली कमाई थी। गाने की अपनी पहली फीस सिर्फ 25 रुपये पाने वाली लता दीदी आज 370 करोड़ रुपये की मालकिन है। लता दीदी का आलिशान घर मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभा कुंज में स्थित है। दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मात्र सिर्फ 13 साल की छोटी सी लड़की लता दीदी ने साल 1942 में मराठी फिल्म पहली मंगलौर के लिए पहला प्लेबैकिंग किया। 18 साल की लता को जब संगीतकार गुलाम हैदर ने सुना तो उस जमाने में सफल फिल्म निर्माता यशोधर मुखर्जी को मिलवाया। यशोधर ने उनको लेने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उनकी पतली आवाज़ प्लेबैकिंग के लिए फिट नहीं है। बाद में मास्टर जी गुलाम हैदर ने उनको अगला ब्रेक दिया। दोस्तों, अगर तीसरे पड़ाव की बात करते हैं तो लता मंगेशकर एक मशहूर गायिका तो थी ही साथ उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत म्यूजिशियन का भी काम किया और कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी किया। जैसे कि बात 60 के दशक की है, उन्होंने पहले 4 मराठी फिल्मों में म्यूजिक दिया, लेकिन वो अपना जो मूल नाम लता मंगेशकर नाम न रखकर आनंद घन नाम से दिया। बाद में 1950 में उन्होंने अपनी असली नाम यानी लता मंगेशकर नाम से भी एक मराठी फिल्म का संगीत दिया था। उसका नाम था राम राम पहुने, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चला। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक और फिल्म, मशहूर फिल्म अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की आनंद, उनके मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने भी उन्हें इससे संगीतमय करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया। दोस्तों, अगर हम चौथे पड़ाव की बात करते हैं तो लता मंगेशकर के साथ दोस्ती बहुत लोगों के साथ थी, लेकिन कुछ लोगों के साथ अनबन भी चली, यानी उनकी कंट्रोवर्सी भी काफ़ी थी। जैसे कि पहली बात आती है गाने की रॉयल्टी की। जैसे साल 1961 में फिल्म माया गाना तस्वीर तेरी दिल में लेकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब के बीच में एक गाने का रॉयल्टी के लेकर बहस छिड़ गई। बाद में इसी के लिए रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच लगभग 4 सालों तक किसी तरह की बातचीत और किसी तरह के गाने या साझा मंच नहीं किया गया। बाद में 4 साल के बाद दोनों ने एक साथ फिर गाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उनकी नज़दीकी राज कपूर से काफ़ी थी। कहने का मतलब दोनों काफ़ी परिपक्व दोस्त थे, लेकिन कुछ चीज़ों में, जैसे एक किस्सा आता है साल 1964 की फिल्म संगम की। उसका फिल्म का एक गाना मैं क्या करूं रामू से बुढ़ा मिल गया, जैसे बलगर लिरिक्स गाने के लिए उन्होंने राज कपूर को साफ मना कर दिया। लेकिन बाद में लगातार 2 घंटे या घंटों मनाने के बाद जाकर ऊपर मन से लता मंगेशकर ने इस गाने को गाया।
जैसे कि सबको पता है कि लता मंगेशकर को सुर सामग्री क्यों कहा जाता है, ये आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सन 1951-52 के आसपास में जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1951-52 के स्वतंत्रता के दिन उन्होंने जब स्टेज पे "ए मेरे वतन के लोगों" जैसे मशहूर गाना गाया, तो इससे जवाहरलाल नेहरू काफ़ी व्यथित हुए और उन्हें सुर सामग्री या स्वर कोकिला का टाइटल दे दिया। तब से लोग उन्हें स्वर कोकिला नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं 5वें पड़ाव में, जब लता दीदी को धीमा जहर दिया गया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये बात स्वीकार की, लेकिन ज़्यादा उनको तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कहा जाता है कि जब उनकी उम्र 30 साल थी, उसी समय उनको किसी कारण उनको धीमा जहर देने का मारने की कोशिश की गई। बाद में किस तरह लंबे इलाज, लगभग 2-3 महीने के लंबे इलाज के बाद उन्होंने इसको दफन किया और बाद में फिर से प्लेबैकिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक होने के बाद कंपोजर हेमंत कुमार के लिए उन्होंने जो पहला गाना गाया, "कहीं दीप जले कहीं दिल", जो काफ़ी मशहूर हो गई, और बाद में इस रिकॉर्डिंग के लिए ठीक उनको इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि वे काफ़ी मशहूर गायक ऐसे नहीं थे, उन्हें प्लेबैकिंग में बैकिंग भी की। अब बात करते हैं, हर एक इंडस्ट्री में हर एक लोगों का कुछ शौक होता है। चूँकि वो शुरू से ही सफ़ेद कपड़े पहनती थी, तो उनको कपड़ों का शौक कम, लेकिन गानों का शौक कुछ ज़्यादा ही था। जैसा कि आपको मालूम है, होना चाहिए, या आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि लता दीदी का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा है, लेकिन कारों का शौक था। कैरियर की शुरुआत में पहली बार 8,000 रुपये के कार खरीदी थी। बाद में वो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जैसे बहुत सारे गाड़ियाँ उनके पास रही। वीर ज़ारा फिल्म की मशहूर गानों के मशहूर होने के बाद उनके निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज़ कार गिफ्ट की। दोस्तों, ये चीज़ें आपको हमेशा याद आती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें उनसे अनछुए पहले जिनको बताते बताते कम पड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों को दरकिनार करते हुए उनकी शख्सियत, उनकी लोकप्रियता, उनके उसूल, उनके प्रेरणा को हम लोग को अपनाना चाहिए, और आने वाले भविष्य में उनके जैसे उनके बताए गए रास्तों पर चलकर एक भारतीय सिनेमा जगत में संगीत की अहम योगदान दे सकते हैं। आज लता जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में अमर हो गई। तो इस प्रकार फिर से मैं लता मंगेशकर या सिनेमा स्टार के स्वर कोकिला लता मंगेशकर को एक तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ, और आशा करता हूँ कि उनके बताए गए रास्ते पर लोग गाते रहेंगे। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, तो इसके लिए आप इस चीज़ को, मटेरियल को आप जो अनछुए पहले उनको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जो लोगों को शेयर करें, ताकि लोग ज़्यादा लोग जानें। तो